स्वागत है आपका एकलव्य स्नातक पर। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स का एक सब्जेक्ट हम कर रहे हैं लेजिस्लेटिव प्रैक्टिसेस एंड प्रोसीजर्स सेमेस्टर 4 का। और आज उसी की हम यूनिट 3 कवर करेंगे जिसका नाम है संसदीय समितियां। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और क्वेश्चन के साथ में हम एक तरह से पूरा चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बन रहे हैं, फैक्ट्स बन रहे हैं, हम उसको भी इसमें कवर कर रहे हैं। ठीक है, इसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो आप एकलव्य स्नातक 1 सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं। बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। तो संसदीय समिति का क्या अर्थ है? संसदीय समिति के महत्व को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, संसदीय समिति क्या होती है उसको बताना और इसका क्या इंपॉर्टेंस होती है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है उसको एक बार हम डिस्कस करेंगे। तो संसद से संबंधित समिति को संसदीय समिति कहा जाता है। ठीक है, यानी कि जो हमारा पार्लियामेंट होता है उससे रिलेटेड जो भी कमेटीज वगैरह होती है उसी को हम पार्लियामेंट्री कमेटी कहते हैं। यह एक ऐसा मंच प्रदान करता है जहां विशेषज्ञ और सरकारी अधिकारी नीतियों का अध्ययन कर सकते हैं। यानी कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म अवेल करवाता है। इन विशेषज्ञ जो एक्सपर्ट होते हैं, सरकारी अधिकारी होते हैं संबंधित नीतियों से, वो वहां पे उनकी स्टडी कर सकें, उनका अध्ययन कर सकें। यह संसद को विशेष मामलों में सहायता प्रदान करती है और मंच प्रदान करने के साथ साथ में ये जो हेल्प होती है पार्लियामेंट को, जो भी चाहिए होती है विशेष मामलों में, कुछ ऐसे मामले होते हैं, कोई गंभीर मुद्दा होता है, कोई गंभीर कानून बनाया जाता है, जैसे कि जम्मू कश्मीर के लिए जो 370 धारा खत्म करी गई थी, तो उसके लिए भी जो सहायता प्रदान की जाती है वो संसदीय समिति के द्वारा की जाती है। संसदीय समितियां प्रशासन पर प्रभाव और नियंत्रण में भी सहायता करती हैं और ये जो समितियां होती है नीति का निर्माण और उनको कार्यान्वित करने की कोशिश करती हैं। यानी कि पहले तो ये जो पॉलिसी होती है उसको फॉर्मुलेट करती हैं और उसके बाद इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करती हैं। अब एक बार इसकी हम उत्पत्ति देखते हैं, इसकी उत्पत्ति कैसे, यानी कि इसका ओरिजिन कैसे हुआ है। तो भारतीय संसदीय समिति की जड़ों को हम ब्रिटिश संसद में खोज सकते हैं। ठीक है, यानी कि जब इंडिया ब्रिटिश की कॉलोनी था उस टाइम पे जो इन्होंने जो संसद चलाते थे उस टाइम से हम इसको देख सकते हैं। इसकी स्थापना सरकार की प्रक्रिया से अधिक परिचित होने के उद्देश्य से की गई थी। यानी कि उस टाइम पे सरकार ने ये सोचा था कि जो भी और लोग हैं, ठीक है, वो हमारी प्रक्रिया, हम किस तरह से काम करते हैं, किस तरह से कानून बनाते हैं, उस चीज को जान सकें। इसके लिए संसदीय समिति की उत्पत्ति की गई थी, उसकी स्थापना की गई थी। संसदीय समितियों की स्थापना 1919 के चैम्सफोर्ड सुधारों की सिफारिशों के आधार पर की गई थी। तो 1919 में जो चैम्सफोर्ड सुधार हुए थे उनके आधार पर संसदीय समितियों की स्थापना की गई थी। तो ब्रिटिश सरकार में जो शुरुआत में 4 समितियां थी वो कौन कौन सी थी? गृह, राजस्व और कृषि, वाणिज्य और उद्योग, शिक्षा और स्वास्थ्य। और ये जितनी भी चारों की चारों समितियां थी वो प्रांत के जो प्रांतीय सरकारें थी उसके आधार पर की गई थी, उसके स्तर पर की गई थी। ठीक है, तो सबसे पहले प्रांतीय स्तर पर थी, उसके बाद में केंद्रीय स्तर पर आई थी। इसमें क्या था, कितने सदस्य थे? 2 राज्य परिषद और 3 विधानसभा के सदस्यों को 1 साल की अवधि के लिए इनको चुना जाता था। ठीक है, यानी कि टोटल 5 सदस्य होते थे जिनका कार्यकाल 1 साल का होता था। ये सदस्य नीति के प्रमुख प्रश्नों और विधेयकों पर चर्चा करते थे। अब इसमें जितनी भी पॉलिसीज वगैरह बनाई जाती हैं, जितने कानून या विधेयक आते थे, उनके जो जो प्रश्न होते थे और उनके ऊपर जो भी चर्चा करनी होती थी वो ये जितने भी संसदीय समिति के लोग हुआ करते थे वो करते थे। ठीक है, अब इसका क्या महत्व होता है? महत्व को हमने लास्ट वाली जो क्लास थी उसमें भी डिस्कस करा था, जब हमने ये पढ़ा था कि कानून जब बनता है तो उसमें संसदीय समिति क्या भूमिका निभाती है। तो वही सेम यहाँ पे है, मैंने सिर्फ 3 को बता रहा हूँ यहाँ पे। विस्तृत जांच के साधन होते हैं, यानी कि अगर हमें कोई अध्ययन करना होता है किसी विभाग के लिए, देश में चल रही किसी समस्या के लिए, तो उस टाइम पे वो संसदीय समिति काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। उसके लिए जितनी भी स्टडी वगैरह करने के लिए जो भी प्रोसेस वगैरह होते हैं वो सारे के सारे संसदीय समिति के द्वारा किए जाते हैं। और रिपोर्ट पूरी बन जाने के बाद में जो उनकी जो रिपोर्ट होती है वो संसद में पेश की जाती है और संसद में जो कानून होते हैं फिर उसी प्रॉब्लम के आधार पर, उसी समस्या के आधार पर बनाए जाते हैं। फिर अंतर मंत्रालय समन्वय, यानी कि जो इंटर मिनिस्ट्री कोऑर्डिनेशन होता है उसमें भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अलग अलग मंत्रालयों के बीच में विभिन्न मुद्दों पर अलग अलग मतभेद होते हैं। ठीक है, उन मतभेदों को खत्म करने के लिए, उनके बीच का एक सॉल्यूशन, एक रास्ता निकालने के लिए काम करने का काम होता है संसदीय समिति का। ये एक लघु संसद के रूप में कार्य करता है। किस तरह से लघु संसद के रूप में काम करता है? क्योंकि इसमें कुछ अधिकारी होते हैं, यानी कि कुछ ऑफिसर्स होते हैं, प्लस में जो गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट के कुछ मिनिस्टर्स होते हैं और जो एक तरह से हम कह सकते हैं जो विपक्षी दल होता है उसके कुछ नेता इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये एक लघु संसद के रूप में कार्य करता है।
ठीक है, वो कानून के ऊपर चर्चा की जाती है, अलग अलग जो इसकी नीतियां होती हैं उनके ऊपर चर्चा की जाती है, विधेयक के ऊपर चर्चा की जाती है, जो समस्याएं होती थी उनके ऊपर डिस्कशन किया जाता है। अब संसदीय समिति के कौन कौन से प्रकार होते हैं एक बार उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तदर्थ समितियां होती हैं, फिर स्थायी समितियां होती हैं, और लास्ट में होती हैं हम कुछ अन्य समितियां। हम इनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं तदर्थ समितियां, तदर्थ कुछ ऐसी समितियां होती हैं जिनका गठन विशेष उद्देश्य के लिए किया जाता है, ठीक है। यानी कि कुछ ऐसे खास मुद्दे होते हैं, इनके लिए, उनकी स्टडी के लिए इनका गठन किया जाता है, और कार्य पूरा होने के बाद इन समितियों को भंग कर दिया जाता है। अब जैसे कि मैं एक एग्जांपल के लिए बताता हूं कि जैसे अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारे देश में एजुकेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है, पूरे एजुकेशन सिस्टम में, स्कूल में, एक सभी में एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, ठीक है। तो उसके लिए क्या पार्लियामेंट क्या करेगी कि एक समिति का गठन किया जाएगा उस टाइम पे पार्लियामेंट के द्वारा। तो पार्लियामेंट उस समिति का गठन करेगा सिर्फ उस समस्या के समाधान के लिए। बाद में जब उसका समाधान हो जाएगा, उसके बाद में इस समिति को रद्द कर दिया जाएगा, इसको भंग कर दिया जाएगा, उसको कैंसिल कर दिया जाएगा, ठीक है, उसको निरस्त कर दिया जाएगा। इसका स्वरूप संयुक्त हो सकता है, यानी कि मिक्स हो सकता है, जिसमें दोनों सदनों की समितियां होती हैं। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने बताया था एजुकेशन से रिलेटेड कमेटी बनाई थी, तो इसमें क्या होता है, जो संसद के दोनों सदन होते हैं उनकी समितियां हो सकती हैं, दोनों मिक्स रूप से काम कर सकती हैं। तो 1987 में पहली बार संयुक्त समिति का गठन किया गया था, ठीक है, यानी कि जिसमें राज्यसभा और लोकसभा के जो सदस्य थे वो शामिल थे। उसका गठन 1987 में किया गया था बोफोर्स घोटाला था उसकी जांच के लिए, ठीक है। बात करते हैं स्थायी समिति की। जो स्थायी समितियां होती हैं वो नाम से पता चल रहा है, कुछ स्थायी होती हैं यानी कि परमानेंट होती हैं। इन्हें कार्य की समाप्ति के बाद भंग नहीं किया जाता, ठीक है। इनका गठन संसद के अधिनियमों के अनुसार समय समय पर किया जाता है, यानी कि हम इसको फॉर्मुलेट कर सकते हैं लेकिन इसको खत्म नहीं कर सकते हैं। इसमें लोकसभा और राज्यसभा की अपनी अपनी स्थायी समितियां होती हैं, ठीक है, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा की दोनों की अपनी पर्सनल जो कमेटियां होती हैं, परमानेंट कमेटियां, वो होती हैं इसमें। इन समितियों में 45 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते हैं। जो उनकी संयुक्त समितियां होती हैं उनमें 45 से ज्यादा सदस्य नहीं हो सकते। लोकसभा से सदस्यों की संख्या 30 होती है, जो कि लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, ठीक है। जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को हम चुन के लोकसभा में भेजते हैं उनमें से 30 इस कमेटी का हिस्सा होते हैं। राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 15 होती है, जो कि राज्यसभा का जो सभापति होता है, जो उपराष्ट्रपति होते हैं, उनके द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। अन्य समितियों को एक बार डिस्कस करते हैं। तो अन्य समितियों में जैसे अनुमान पर समिति, सार्वजनिक उपक्रमों पर समिति, लोक लेखापाल समिति, व्यापार सलाहकार समिति, विशेषाधिकार समिति, सरकारी आश्वासनों पर समिति, SC/ST के कल्याण संबंधी समिति, महिला अधिकारिता संबंधी समिति, और लास्ट है अधीनस्थ विधान समिति। अब इसमें से जो भी इंपॉर्टेंट है हम एक बार उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अनुमान पर समिति, ठीक है। तो समिति का मुख्य उद्देश्य आर्थिक और प्रशासनिक नीतियों का विश्लेषण करना है, यानी कि पैसों से रिलेटेड जो भी नीतियां आती हैं, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो भी पॉलिसीज वगैरह बनाई जाती हैं, उनका अध्ययन करना इस समिति का काम है। इस समिति का गठन 1950 में किया गया था। इसमें 30 सदस्य शामिल थे और अभी भी प्रेजेंट में ये काम कर रही है। प्रशासन में दक्षता लाने के लिए इसमें सुझाव दिए गए थे, यानी कि जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है हम उसमें क्या क्या चेंजेस ला सकते हैं, क्या क्या इनोवेशन कर सकते हैं, किस तरह से हम जो पब्लिक होती है उसको अच्छी से अच्छी सर्विस दे सकते हैं, ठीक है। यानी कि उसमें कुछ इनोवेशन, दक्षता, नयापन लाने के लिए ये सुझाव देती है, और इसने अब तक 992 से ज़्यादा अपनी रिपोर्ट संसद में प्रस्तुत कर रखी है। और एक चीज़ है, जितनी भी समितियां होती हैं वो जिस विभाग से संबंधित होती हैं उनकी रिपोर्ट तैयार करके संसद में पेश करती हैं, ठीक है। लोक लेखा समिति का क्या काम होता है? यह समिति विभिन्न विभागों पर नजर रखने का कार्य करती है, यानी कि एक वॉच डॉग की तरह काम करती है, एक चौकीदार की तरह काम करती है, जो सभी विभाग होते हैं उन पर नजर रखती है। इसका मुख्य कार्य सरकार द्वारा दिए गए धन का उचित उपयोग हुआ है या नहीं ये जांचना है इनका काम। यानी कि अब जब सरकार ने बजट बनाया था तो उनकी मांगों के अनुसार उन सबको पैसा दिया था, उनको कुछ धन दिया था, ठीक है। तो धन का उचित उपयोग हुआ है या नहीं, यानी कि जो पैसा उन्होंने जिस मांग के लिए मांगा था उस मांग को पूरा किया है या नहीं किया, ये जांचना इस नीति का काम है, ठीक है। यानी कि पैसे से रिलेटेड जो भी मामला होता है उसकी जांच करना लोक लेखा समिति का काम होता है। यह लेखा परीक्षा रिपोर्ट का भी विश्लेषण करती है।
सरकारी आश्वासनों पर समिति, ठीक है, यानी कि सरकार से संबंधित जो भी आश्वासन दिए जाते हैं, मंत्री के द्वारा जो भी आश्वासन दिए जाते हैं, उनकी जांच करने का काम इस समिति का होता है। मंत्रियों द्वारा किए गए वादों को पूरा किया गया है या नहीं, इनकी जांच करना, ठीक है, यानी कि मंत्री क्या है, सरकार का एक पार्ट होता है, उसका एक हिस्सा होता है, तो उसके द्वारा किए गए जो वादे थे उनको पूरा किया गया है या नहीं, इसकी जांच करने का काम होता है सरकारी आश्वासनों पर समिति का। किए गए वादे की आवश्यकता का आकलन किया जाता है, यानी कि जो मंत्री ने वादा किया है, क्या वो उसकी आवश्यकता थी प्रेजेंट टाइम में या नहीं थी, ठीक है, उसकी जो उसका इवैल्यूएशन करने का काम होता है, उसका आकलन करने का काम होता है, वो ये समिति करती है। फिर बात करते हैं विशेषाधिकार समिति। तो यह समिति सदस्यों द्वारा विशेषाधिकार के उल्लंघनों के मामलों को उजागर करने का कार्य करती है, ठीक है, यानी कि जो सदस्य होते हैं पार्लियामेंट में, उनके कुछ विशेषाधिकार होते हैं, उनका अगर उल्लंघन हो रहा है, उन मामलों को उजागर करने का काम करती है। इन मामलों की जांच करके संसद में अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत करती है, ठीक है। फिर बात करते हैं अधीनस्थ विधान समिति। तो यह समिति कार्यपालिका को सौंपे गए नियमों की जांच करती है, यानी कि कुछ कार्यपालिका को कुछ संसद के द्वारा नियम सौंपे जाते हैं, विधायिका के द्वारा नियम सौंपे जाते हैं, तो उनकी जांच करने का काम करती है। इन नियमों का उचित प्रयोग सुनिश्चित किया जाए, यानी कि संविधान के दायरे में रह के इन नियमों को लागू किया जाए, और अपनी रिपोर्ट को ये सदन में पेश करती है। प्रॉफिट ऑफ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पर संयुक्त समिति उन समितियों की जांच करती है जिन्हें केंद्र व राज्य सरकार द्वारा गठित किया जाता है, यानी कि यह समितियों की समिति, ठीक है, यानी कि जितनी भी समितियां बनाई जाती हैं केंद्र सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा, उनकी जांच करने का काम होता है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट समिति का, ठीक है। और इसमें क्या क्या किया जाता है, उनकी संरचना किस तरह से उसको बनाया गया है, उसका चरित्र, उसमें जो लोग शामिल हैं उनका बैकग्राउंड क्या है, ठीक है, वो उनके ऊपर कोई करप्शन का चार्ज ना लग रखा हो, कोई आरोप ना लग रखा हो उनके ऊपर, तो उनका जो चरित्र होता है, उनकी संरचना होती है, उसका अध्ययन करने का काम ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पर संयुक्त समिति करती है और अपनी रिपोर्ट को सदन में प्रस्तुत करती है। और आज की इस वीडियो में बस इतना ही है, बहुत छोटा चैप्टर था, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। उसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो आप वहां से एकलव्य स्नातक 1 सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।